हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार इन सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 का है कॉम्प्रिहेंशन यूनिट, हम उसकी आज बात करेंगे, है ना। और जो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट यूनिट होती है, एग्जाम में आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से। और ये मुझे लगता है कि सबसे इजी यूनिट होती है जिसमें आपके मार्क्स 10 नंबर तो श्योरिटी रहती है कि आपको 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका पैसेज होता है, ऑलरेडी आपके पैसेज में ही आपका आंसर छुपा होता है। तो मुझे लगता है कि ये 10 मार्क्स तो पक्के ही होते हैं आपके, अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझ लिया और अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरीके से इसको इजी फॉर्म में सॉल्व करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, है ना। और जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो रही हो, ऐसे वीडियोज मैं लेकर आपके साथ आ रही हूँ। और भी वीडियोज मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए तो अभी आपका जो 31 से एग्ज़ाम है उसके उस टारगेट करते हुए यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे बने रहें और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, जो हमारा पहला पैसेज आता है वो क्या आता है। चलिए देखिए, ये हमारा पूरा पैसेज होता है ना। तो पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछता है ना। शांति निकेतन में हर दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है। किससे होती है? यहाँ पर बात कर रहा है सरस्वती वंदना से होती है, ठीक है। जब स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तो हिंदू देवी देवताओं की छवियां सबसे आम विषय होती हैं। किसकी होती हैं? यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की छवियां होती हैं, है ना। संस्कृत कई छात्रों का प्रिय सब्जेक्ट है। संस्कृत क्या होता है, क्या इसमें लिया हुआ है कि कई छात्रों का प्रिय सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं होता, सिवाय इसके कि इस हिंदू संचालित स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 1200 छात्र सभी क्या हैं? मुस्लिम हैं। क्या है? मुस्लिम है। ये आपके गौर फरमाने वाली बात है, यहाँ पर इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। देखिए ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये आपके आए हुए हैं। 1943 में जब रणछोड़ भाई किरी ने गुजरात के अहमदाबाद के पूर्णतः मुस्लिम बहुल जुहापुरा क्षेत्र में शांति निकेतन की स्थापना की, तब केवल 20% छात्र मुस्लिम थे। कितने? केवल उस टाइम पे 20% छात्र मुस्लिम थे। लेकिन जब जुहापुरा में मुसलमानों और आपस के जीवराज पार्क जो है वैजलपुर के हिंदुओं के बीच दंगे हुए तो हिंदुओं ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। आज स्कूल के सभी छात्र क्या हैं? मुस्लिम हैं, ठीक है। पहले कितने थे? 20% थे, अब यहाँ पे जो भी छात्र हैं वो मुस्लिम हैं। और यह विद्यालय सांप्रदायिक सौहार्द का एक अनुपम उदाहरण बन गया। कैसे बना, ये भी चलिए देखते हैं। 2002 में जब कुछ उग्र मुसलमानों ने स्कूल को बंद कराने की मांग की, तब छात्रों के माता पिता दीवार की तरफ स्कूल के समर्थन में खड़े हो गए। दीवार की तरह जो है स्कूल के समर्थन में क्या हो गए? खड़े हो गए। जो कुछ वहाँ मुसलमान के बच्चे पढ़ते थे, उनके माता पिता जो हैं मुस्लिम वर्ग के, वो खड़े हो गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, हमने कभी स्कूल को इस क्षेत्र में से हटाने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि हमें यहाँ के मुसलमानों से जो प्रेम और स्नेह मिला है वह अनमोल है। वास्तव में वे उस उच्च शैक्षणिक स्तर की कद्र करते हैं जिसे हमने स्थापित किया। स्कूल की प्रतिष्ठा इतनी है कि कुछ स्थानीय मुस्लिम प्रभावशाली व्यक्ति
जिन पर सांप्रदायिक दंगों में शामिल होने का आरोप है, दंगों के समय स्कूल की रक्षा करने को तैयार रहते हैं। छात्रों के माता-पिता मानते हैं कि गुणवत्ता की दृष्टि से यह सबसे अच्छा स्कूल है। बड़ी संख्या में छात्रों ने स्नातक और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्तरों की पढ़ाई की है। ठीक है। विशेष बात यह है कि 40 सदस्यीय शिक्षकों की टीम में एकमात्र मुस्लिम शिक्षिका हुसैना मंसूरी, कौन? हुसैना मंसूरी, जो संस्कृत पढ़ाती हैं। वास्तव में वह स्कूल में वह स्कूल से क्या है, इतनी संतुष्ट हैं कि उन्होंने हाल ही में एक अन्य मुस्लिम संचालित स्कूल की प्राचार्य बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। हाल ही में एक अंतर विद्यालयीय चित्रकला प्रतियोगिता में छात्रों की कुछ प्रविशिष्ट अत्यंत भावुक कर देने वाली थी। एक छात्र ने भारत माता की तस्वीर बनाई जिसमें एक मस्जिद और एक मंदिर साथ साथ थे, जबकि दूसरे ने एक लड़के को अपनी बहन को राखी बांधते हुए चित्रित किया। निसंदेह शांति निकेतन आशा की किरण है कि दोनों समुदायों हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पर क्या है, दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम की ओर से आने वाले उकसावों के बावजूद वे आपसी सम्मान के साथ रह सकते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा एक जो है कह सकते हैं कि पैसेज रहा है। ठीक है, ये पैसेज आपने पढ़ लिया। अब आपको इसके आंसर सॉल्व करने हैं। पूरा सार जो है पैसेज के अंदर ही है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन है, तो आप इंग्लिश वाले भी देख लेना, है ना। चलो, मैं ये पीडीएफ जो है वो ये आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से जाके पीडीएफ को देख सकते हैं, है ना। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, शांति निकेतन स्कूल में दिन की शुरुआत कैसे होती है? हाउ डज शांति निकेतन स्कूल स्टार्ट द डे? कैसे होती थी? तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? सबसे पहले क्या थी? दिन की शुरुआत कैसे होती थी? सरस्वती वंदना और सरस्वती वंदना से होती थी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आ गया ना आंसर, शांति निकेतन वंदना से होती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या कहता है। वह विषय कौन सा है जिसे छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो कौन सा विषय है जिसे छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? राइट द सब्जेक्ट विच इज मोस्ट प्रिफर्ड बाय द स्टूडेंट। तो कौन सा था यहाँ पर? संस्कृत था। कौन सा था? यहाँ पे ये देखो क्या था? संस्कृत। क्या है आंसर इसका? संस्कृत है। ठीक है, ये देखो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था अपने उसमें, तो आपका चीजें क्लियर हो रही होंगी। दंगों के समय स्कूल की रक्षा कौन करता है? हु प्रोटेक्ट्स द स्कूल ड्यूरिंग द रूट टाइम्स, यानी कि जो भी दंगा हो रहा था उस टाइम पे कौन करता था? दंगों की से रक्षा कौन करता था? हिंदू करते थे, लोकल मुस्लिम करते थे, जो या फिर पॉलिटिशियन करते थे, या फिर क्रिश्चियन करते थे? कौन करते थे? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? लोकल मुस्लिम, यानी कि जो वहां के निवासी थे, स्थानीय लोकल मुस्लिम थे, वो शांति निकेतन स्कूल की क्या करते थे? रक्षा करते थे, प्रोटेक्ट करते थे उन्हें। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? संस्कृत की शिक्षिका कौन है? जो अभी आपने वहां पे देखा होगा, पढ़ा होगा, 40 सदस्यीय कमेटी में एक क्या थी? संस्कृत की शिक्षिका थी ना, जो कौन थी? मुस्लिम वर्ग की थी, और उनका नाम क्या था? हु इज द टीचर्स ऑफ संस्कृत, यानी कि संस्कृत की शिक्षिका कौन थी?
तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो इनका आंसर था कौन, हुसैना मंसूरी। एक सेकंड रुकिएगा जरा। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों की, है ना? चलिए नेक्स्ट का हम बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, तो यहाँ पर संस्कृत की टीचर कौन थी, हुसैना मंसूरी थी। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दंगों के बावजूद क्या आशा बनी हुई है? व्हाट इज द, जो भी आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस टाइम पे, क्या जो भी आपका दंगा हुआ था उसके बावजूद क्या वहाँ पे एक होप जो होती है कि हाँ ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, है ना? हम लोगों ने सबसे लास्ट में क्या लाइन पढ़ी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह सकते हैं, है ना? ये लाइन पढ़ी थी ना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रह सकते हैं, है ना? चलो ये आपका पहला पैसेज हो गया। नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं, ये आपका क्या है कि हम यहाँ पे रिलीजियस में बात करेंगे यहाँ पर, है ना? ये पैसेज उस पर है, तो चलिए फटाक से हम इसकी हिंदी देख लेते हैं, है ना? तो चलिए इसके 5 क्वेश्चन करने हैं। कुछ धार्मिक गुरुओं ने यह सिखाया है कि मनुष्य शरीर और आत्मा से बना है, लेकिन उन्होंने बुद्धि के बारे में मौन साध लिया है। किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। और उन्होंने ये बताया है कि शरीर और मनुष्य की जो शरीर और आत्मा है उसको धार्मिक से उन्होंने जोड़ दिया है ना? लेकिन बुद्धि के बारे में वो लोग मौन रहे हैं। उनके अनुयायी शरीर को धरती के हवाले और आत्मा मृत्यु के बाद विनाश से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने मन की आवश्यकताओं की उपेक्षा की। शरीर के लिए रोटी और आत्मा के लिए सद्गुण इन्हें मानव कल्याण के लिए अनिवार्य माना गया है, लेकिन ज्ञान और शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ईसा मसीह ने भूखों को भोजन देने, बीमारों को ठीक करने और पापियों को धर्म में लाने की बात कही, लेकिन उन्होंने कभी अज्ञानियों को शिक्षित करने या वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ाने का कर्तव्य की शिक्षा नहीं दी। वे स्वयं बहुत शिक्षित व्यक्ति नहीं थे और बौद्धिक गतिविधियां उन्हें दृष्टिकोण से पूरे थी, है ना? गौतम बुद्ध ने भी नैतिकता, ध्यान और तपस्या पर जोर दिया, लेकिन इतिहास, विज्ञान, कला या साहित्य को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया। संत एम्ब्रोज ने वैज्ञानिक अध्ययन को तुच्छ बताया और लिखा, पृथ्वी की प्रकृति और स्थिति पर चर्चा करना हमारे परलोक की आशा में कोई सहायता नहीं करता। संत बैसिल ने तो यह भी स्पष्ट और मूर्खतापूर्वक कहा, यह हमारे लिए कोई रुचिकर विषय नहीं है कि पृथ्वी गोल है, बेलनाकार है या चपटी है। थॉमस कार्लाइल, है ना, ने भी कहा, ईसाई परंपरा का अनुसरण करते हुए कहा कि वे केवल 2 प्रकार के लोगों का सम्मान करते हैं, श्रमिक और धार्मिक शिक्षक, और तीसरे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने महत्व नहीं दिया। उन्होंने विज्ञान, विद्वान या कलाकार को भी भुला दिया। ग्रीस के निंदक दार्शनिकों ने अंततः शिक्षा को निरस्कृत कर दिया। यहाँ पे पूरी तरीके से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस पे किसी ने भी बात नहीं किया, है ना? तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
धार्मिक शिक्षकों ने अतीत में क्या सिखाया? धार्मिक शिक्षकों ने अतीत में क्या सिखाया था? कि मनुष्य केवल शरीर से बना है, मनुष्य केवल आत्मा से बना है, मनुष्य बुलबुलों से बना है, मनुष्य शरीर और आत्मा दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाई मनुष्य, इस जो पैसेज है उसके माध्यम से ये बताया गया कि मनुष्य की आत्मा और शरीर पर ही जोर दिया गया था, बुद्धि या शिक्षा पर जोर नहीं दिया गया था। ठीक है, किसी ने बात नहीं की है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज के क्वेश्चन की तरफ कि गद्यांश के अनुसार आत्मा के लिए भोजन क्या है? अकॉर्डिंग द पैसेज टू व्हाट इज फूड फॉर द सोल, यानी कि जो आत्मा के लिए भोजन क्या है ना? तो वहां पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? ब्रेड है, सदगुण है, या फिर आपका द्रुगुण हो गया या शिक्षा हो गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे की। यहाँ पर बोला गया है कि रोटी है ना। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कि निम्नलिखित दार्शनिकों का उल्लेख गद्यांश में किया गया है। The following philosopher are mentioned in the पैराग्राफ। जो पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, जो भी फिलोसोफर ने मेंशन किया है वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ईसा मसीह, कौन कौन से फिलोसोफर यहाँ पर मेंशन्ड हैं इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में किसने क्या बोला है ना? ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, सेंट एम्ब्रोज, थॉमस क्लार्काइल या फिर सेंट बेसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जो है हमने सबके बारे में पढ़ा था, है ना। ABCDEFG सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, सबके बारे में हमने पढ़ा था कि ये पढ़ें। चलिए बौद्धिक प्रयासों की उपेक्षा क्यों की गई? यहाँ पर क्योंकि वे अनावश्यक और व्यर्थ है, क्योंकि वे लोगों को बौना बना देते हैं। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्योंकि वे लोगों को नरक की ओर ले जाते हैं। क्या है यहाँ पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, यानी कि क्योंकि वे अनावश्यक और व्यर्थ है। ये किसने बताया है? बौद्धिक प्रयासों, यानी कि बौद्ध जी जो थे वो चीजें क्या कहते थे, उनका ये था कि ये सारी मोहमाया है ना। आपको तपस्या ध्यान में आप केंद्रित करिए तो आपको मिलेगी। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हम चीजें यूज करते वो सब क्या है? एक अनावश्यक चीजें हैं, है ना। ये बताया गया अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, इसको आप लोग प्लीज पैसेज में ही लीजिएगा कि जो पैसेज आया है हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको जो है आप लोग यहाँ पर मैं अब फिर से बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको पैसेज ये आया है, पैसेज को ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप अपनी जो भी आप अपने किसी धर्म से मानते हैं, मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं। नहीं भाई, यहाँ पर हम एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हम उसको कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान में रखकर इस पैसेज को करिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पे हम किसी रिलीजियस की को भड़का रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पर हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। ठीक है, तो आप लोग केवल इस पैसेज को ही सॉल्व करिएगा। ठीक, क्योंकि टीचर जो होता है वो सबके लिए होता है। टीचर किसी धर्म को नहीं मानता, टीचर केवल टीचर होता है। वो सारे धर्म को मानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे धर्म के बच्चे आते हैं तो वो सारे सबके लिए इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं गद्यांश की शैली क्या है। द स्टाइल ऑफ द पैसेज, पैसेज जो है पैसेज की जो पैसेज का स्टाइल है वो क्या है? नरेटिव है ना, वर्णात्मक है, व्याख्यानात्मक है, या फिर आलोचनात्मक है, या विश्लेषणात्मक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वर्णात्मक है। क्या हो जाएगा? वर्णात्मक है। ठीक है,
चलो अब हम ये देखो आपका नेक्स्ट पैसेज आ गया है, हम यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी तक का हम लोगों ने पढ़ा था कि अब यहाँ पर विकास की बात हो रही है ना। तो चलिए देखते हैं। पिछले दशक ने विकास से जुड़ी पूर्ण धारणाओं को उलट कर रख दिया और इससे भी अधिक इसने यह तय करना कठिन बना दिया कि आने वाले दशक में क्या होने वाला है। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। पहला, शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक रोजगार, विकास और समानता के निर्णायक कारक हैं। हम यह मानते हैं कि ये सभी तीव्र आर्थिक विकास के परिणाम हैं और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए केवल विकास ही संसाधन उत्पन्न कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन्हें विकास का परिणाम मानने के बजाय विकास का कारण मानना अधिक उपयुक्त होगा। वास्तव में हर फसल जो है विकास के उदाहरण में शिक्षा, तकनीकी कौशल, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और उत्पादक कार्यों में पूर्ण सुधारों का मूल्यांकन अवश्य शामिल होता है। दूसरा, तकनीकी क्षमता एक महत्वपूर्ण संसाधन है और यह उत्पादन तथा व्यापार के विकास की उच्च दर को स्पष्ट करती है, जो पारंपरिक कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधनों या पूंजी निर्माण की तुलना में अधिक है। अनुसंधान के क्षेत्र में आवश्यक क्षमता का अभाव है। वास्तव में किसी फैक्ट्री या खेत में औद्योगिक गति किसी शोध संस्था की उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तीसरा, आवश्यक पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपेक्षा भी लंबे समय तक नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की सूची में निरस्त्रीकरण के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर विकास के कारण पर्यावरण के प्रति उपेक्षा में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में कम से कम दो तत्कालीन कारक उपयुक्त अनुपात को बढ़ाते हैं। इनमें पहला जनसंख्या स्तर में वृद्धि, फिर दूसरा क्या, जनसंख्या और कार्यबल के विस्तार को गति देकर मानव संसाधन विकास ने एक समन्वित महत्व प्राप्त किया है। ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसमें देखते हैं। इस गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से किसे हमने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना है? किसे माना है? यहाँ पर बुद्धियानी सुविधाएं और प्राप्त लक्ष्यों की संख्या में वृद्धि, फिर यहाँ पर आपका आ जाता है उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और आदर्श उपयोग, है ना, या फिर आपका यहाँ पर जो है मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेस, है ना, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे सारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गद्यांश के लेखक के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया गया है ना? तो चलिए, अकॉर्डिंग द ऑथर ऑफ द पैसेज हुज इफेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फेल्ट एट द नेशनल क्या है लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल का विस्तार, या फिर पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा के लिए देखभाल और सक्रियता में कमी, शहरीकृत देशों में तकनीकी क्षमताओं का निरंतर क्षय, या अन्य देशों की तुलना में निरस्त्रीकरण
की धीमी गति को जोर देना, है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा के लिए देखभाल और सक्रियता में कमी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के लेखक के अनुसार, जो गद्यांश लिखा गया है, जो पैसेज लिखा गया है, उस ऑथर जिसने इस ऑथर ने पैसेज लिखा है, उस ऑथर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक क्रियात्मक महत्व का है? सक्रियात्मक महत्व का है। जनसंख्या वृद्धि, कार्यबल, मानव संसाधन विकास या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गद्यांश में उल्लिखित विभिन्न लक्ष्यों में शामिल नहीं है? वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, विद्युत उत्पादन, जनसंख्या वृद्धि, विद्यालय और बच्चों की जनसंख्या। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास में संभावित बाधाएं, या फिर विकास के महत्व कारक, या विकास प्रक्रिया में लक्ष्य, या विकास में जनसंख्या वृद्धि की भूमिका। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका विकास प्रक्रिया में लक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट पैसेज आ गया। हम अब अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं। एक सेकंड, वीडियो क्लियर है ना आपकी? हाँ, चलो। महान आचार्यों ने कहा है कि प्रत्येक खोज का कोई महान उद्देश्य होता है ना। सही बात है। अपने आप को उस उद्देश्य के प्रति समर्पित कर दो और उसी से प्रेरणा लेकर उसी की ओर कार्य करो, जिससे तुम्हें ऊर्जा की ओर एक नई धारा प्राप्त होगी। इस ऊर्जा को अतीत की व्यर्थ पछतावे या असफलताओं की स्मृति में या वर्तमान की उत्तेजना में नष्ट मत होने दो। ठीक, बल्कि इस संपूर्ण ऊर्जा को क्रियाशीलता में केंद्रित करो, अर्थात ब्रह्म संसार में सर्वोच्च रचनात्मक कार्य में, जिससे अब तक जिसे सबसे अयोग्य माना जाता है, वह सभी सर्वोच्च उपलब्धि और सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। यह बात एक क्षण में कही जा सकती है, लेकिन इस दृष्टिकोण के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करने हेतु पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने पहले ही अपने मन को गलत दिशा में इस हद तक प्रशिक्षित कर लिया है कि हम अपूर्णताओं में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि जो हमारी असफलता है, हमने उस असफलता में अपनी सफलता प्राप्त कर ली कि भाई मुझसे नहीं होगा ये काम, कुछ भी हो जाए मुझसे नहीं होगा। हमने हमारे मन में ये बैठ गया है, इसलिए धीरे धीरे अपने आप को सफलता की तरफ ले जाना होता है। ठीक है, ये पैसेज ये कहना चाह रहा है। कर्म की कला को न जानकर हम गलत कार्यों में निपुण कलाकार बन गए, और यदि यही गतिविधियां चलती रहीं तो देश को निश्चित ही गलत दिशा में ले जाएगी। ठीक है, यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक कार दे दी जाए ताकि वह एक आदर्श समाजवादी व्यवस्था प्राप्त कर सके, लेकिन किसी को भी गाड़ी चलानी ना आती हो और फिर भी वे चलाना शुरू कर दे, तो सड़कों की क्या स्थिति होगी? सभी को सार्वजनिक सड़कों पर समान अधिकार प्राप्त है। ऐसे में प्रत्येक कार एक दूसरे से टकराएंगी और वहां व्यवस्था क्या निश्चित रूप से उत्पन्न होगी, अव्यवस्था क्या होगी? निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने
इसके क्वेश्चन की तरफ से, तब आपको ये पैसेज पूरा ऊपर समझ में आएगा। चलिए, हमारे मन के गलत प्रशिक्षण का क्या प्रभाव होता है? जीवन के सभी पहलुओं में पूर्णता प्राप्त करना, कुशल कलाकार बन जाना, देश को गलत दिशा में ले जाना, या फिर मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किए बिना गतिविधियों करते रहना। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित किए बिना गतिविधियां करते रहना, है ना। चलो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार ऊर्जा का स्रोत क्या है? सर्वोच्च सकारात्मक कार्य, मन का उचित प्रशिक्षण, अतीत की घटनाओं से प्रेरणा, निर्धारित लक्ष्य से उत्तेजना, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा, निर्धारित लक्ष्य से प्राप्त उत्तेजना। ठीक है। लेखक का इस गद्यांश में मुख्य ध्यान किस पर था? जो ऑथर था उसका इस पैसेज में मेन फोकस क्या था? जीवन में एक योग लक्ष्य की खोज, ऊर्जा को उचित मार्गों में नियंत्रित करना, समान अधिकारों के लिए संघर्ष, ड्राइविंग कौशल की कमी के कारण कार्य दुर्घटनाएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा पी, ऊर्जा को उचित मार्गों में नियंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश के विनाश का कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर पिछले कार्यों में असफलताएं, बिना उचित ज्ञान के किए गए गलत कार्य, किसी एक लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करना। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बिना उचित ज्ञान किए गए गलत कार्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? लेखक प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे वाहन के रूप में मानते हैं जिसे आगे बढ़ाना आता है, बिना ऊर्जा के चलाए, नहीं दूसरे की न्यूनतम परवाह के साथ, दिशा की कोई समझ नहीं होने पर, गति पर कोई नियंत्रण ना होने पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दिशा की कोई समझ नहीं होने पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पैसेज आ गया। देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? फंडामेंटल थॉट्स प्रोसेस है, इस पे हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये जो हमारा गद्यांश होगा ये किस पर होगा? मौलिक चिंतन प्रक्रिया के प्रतीक हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक काम करते हैं। हमने आपको बताया था ना कि हम लास्ट में आपको ट्रिक बताएंगे, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जैसे आपके पास ये पूरा पैसेज है ना, इसके बाद आपके क्वेश्चन है, तो पहले तो आप एक काम करो, फटाफट अपने क्वेश्चंस को देख लो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गद्यांश ने उठाई गई समस्या किस प्रकार प्रकाश डाली है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। यह कैसा है? यह वाक्यांश एक मौलिक चिंतन प्रक्रिया का प्रतीक है। ठीक है, कोई व्यक्ति पृथ्वी की किसी क्षेत्र में घटित होने वाली वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन और विवरण कैसे करता है? पृथ्वी पर मौजूद अनगिनत प्रकार की घटनाओं में कोई यह कैसे तय कर सकता है कि किन घटनाओं का अवलोकन किया जाए? पृथ्वी या उसके किसी भी भाग का कोई पूर्ण विवरण संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह का प्रत्येक सूक्ष्म बिंदु दूसरे से भिन्न होता है। अनुभव यह दर्शाता है कि जो चीजें देखी जाती हैं वे पहले परिचित होती हैं, या तो इसलिए कि वे घर पर घटित होने वाली घटनाओं जैसी होती हैं, या इसलिए कि वे मानव मस्तिष्क में विकसित अमूर्त छवियों
और मॉडलों में मिलती जुलती होती हैं। अमूर्त छवियां कैसे बनती हैं? पृथ्वी पर अन्य सभी प्राणियों की तुलना में केवल मनुष्य के पास भाषा होती है। ठीक है, क्यों? मनुष्य जैसे उसे बोल सकता है, समझ सकता है ना? और उसके बाद उसके शब्द न केवल विशिष्ट वस्तुओं का प्रतीक होते हैं, बल्कि वस्तुओं के वर्गों की मानसिक छवियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लोग जो कुछ देख या अनुभव कर चुके होते हैं, उन्हें इसलिए याद रख पाते हैं क्योंकि वे उनके साथ शब्द संकेत जोड़ देते हैं। ठीक है। पृथ्वी के चेहरे को मानव आवाज के रूप में समझने के हमारे लंबे प्रयासों के दौरान वस्तुओं और घटनाओं के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। इंद्रियों के माध्यम से किया गया प्रयत्न अवलोकन परिप्रेक्ष्य जो है कहलाता है ना? और मानसिक छवि क्या है? कॉन्सेप्ट कहलाती है। कुछ लोग परसेप्ट को वास्तविकता मानते हैं, जबकि मानसिक छवियों को सैद्धांतिक माना जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वास्तविक नहीं है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना? गद्यांश में क्या बताया गया है? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा आंसर? गद्यांश में उठाई गई समस्या किस पर प्रकाश डालती है? थॉट्स प्रोसेस हो गया, ह्यूमन बिहेवियर्स हो गया, या फिर कल्चर जो का आपका पर्सपेक्शन हो गया, या फिर क्या है प्रोफेशनल ओपिनियन हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। यहाँ पर सारी चीजों पे क्या है? चिंतन प्रक्रिया, यानी कि थॉट प्रोसेस पे यहाँ पर फोकस किया गया है। इस पूरे पैसेज की बात हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि अब एक चीज आपको समझ में आया कि जब यहाँ पर पूरे पैसेज में क्या है? चिंतन है ना, प्रक्रिया पे बात हुई है, तो हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। गद्यांश के अनुसार मनुष्यों के मन में निम्नलिखित में से कौन सी बात सबसे अधिक होती है? वस्तुओं का अवलोकन, मानसिक छवियों की तैयारी, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति, ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मानसिक छवियों की तैयारी। हमने आगे पढ़ा था ना पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? संकल्पना का अर्थ क्या होता है ना? एक मानसिक छवि, एक वास्तविकता, भाषा के रूप में व्यक्ति, एक विचार, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? मानसिक छवि हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परसेप्ट जो है प्रत्यक्ष अनुभव, और कॉन्सेप्ट संकल्पना के बीच संबंध बताइए। सकारात्मक, नकारात्मक, चिंतनशील या पूर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चिंतनशील हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गद्यांश में पृथ्वी को किस रूप में लिया गया है? तो यहाँ पर पृथ्वी को किस रूप में लिया गया है? एक गोल मानव आवास, एक खगोलीय पिंड, या एक ग्रह। तो यहाँ पर मानव आवास में के रूप में लिया गया है। तो ये तो मैंने आपके 25 क्वेश्चंस करा दिए, है ना? तो आई होप कि आपके एग्जाम में ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपके दोस्तों का भी एग्जाम है, तो उन्हें भी हेल्प मिल जाए, है ना? कहते ना, अभी आपने इस पैसेज में पढ़ा है, इसमें जितने भी पैसेज हैं उसमें क्या है? एक दूसरे की हेल्प करना है। जो आपने सेकंड पैसेज पढ़ा था, जो हमारा समुदाय वाला था, उसमें आपने देखा है कि लोग एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने दोस्तों की हेल्प करें, आप आपके जो भी आपके साथ में हैं उनकी हेल्प करें। और
चलिए, इस पैसेज से आप क्या समझते हैं, है ना? मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि इस पैसेज से आपने क्या सीखा है और क्या चीज़ें आप अपने बिहेवियर में उतार रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें, है ना? चलिए।